गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नवनिश्चयवाद के बारे में। नवनिश्चयवाद है क्या? ठीक है, तीन विचारधाराएं हैं। पहली है हमारी निश्चयवाद या नियतिवाद, दूसरी है हमारी संभववाद और तीसरी है हमारी नवनिश्चयवाद। ठीक है, अब ये विचारधारा के बारे में मैंने 2 वीडियो पहले बना चुकी हूँ। आज मैं नवनिश्चयवाद के बारे में बताती हूँ कि नवनिश्चयवाद है क्या। ठीक है, नवनिश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जो इन दोनों नियतिवाद और संभव विचारधाराओं का योग है। यानी इसमें कहा प्रकृति प्रबल है, इसमें कहा मानव प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है, छांट के द्वारा उनका प्रयोग कर सकता है। और नवनिश्चयवाद क्या है कि इन दोनों विचारधाराओं का एक योग है। उसमें ये कहा गया है ना तो प्रकृति का नियंत्रण कर सकती है मानव का, ना मानव प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है, बल्कि दोनों के मध्य क्या है, एक संबंध है जो कभी प्रकृति का कभी मानव का आपस में संबंध बना हुआ है। और जैसे चाहे वैसे प्रकृति भी नियंत्रित कर सकती है और मानव भी उसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, सिंपल यही विचारधारा है। अब ये विचारधारा कब आई? जब संभववाद में संभावनाओं के बारे में बात की जाने लगी तो वो विचारधारा पुरानी वीडियो में देखना, मैंने बता रखा है कि कब कब हुई। नियतिवाद हुई थी 18वीं शताब्दी में, इसका शुरुआत हुआ था। 19वीं शताब्दी में इसका बहुत विकास हुआ था। संभववाद 20वीं शताब्दी तक में शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये जल्दी ही ख़त्म हो गई, क्योंकि इसमें जो है मानव को एक सर्वशक्तिमान मान लिया, मानव को बहुत बुद्धिमान विवेकशील मान लिया। वो छांट कर सकता है अपनी सुविधा से, हर एक चीज़ जो उसके काम की है वो उसको छांट करके ले सकता है प्रकृति के द्वारा। तो उस विचारधारा की बहुत आलोचनाएं हुई, तब ये नवनिश्चयवादी विचारधारा शुरू हुई। ये नवनिश्चयवादी विचारधारा किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने। जो ग्रिफिथ टेलर भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने नवनिश्चयवाद को समर्थन दिया था और ये 20वीं शताब्दी के अंत तक विकसित हो गई थी। 20वीं शताब्दी के अंत तक जो नवनिश्चयवादी विचारधारा है वो विकसित हो गई थी। और ये कहा जाता था कि निश्चयवाद की घटती स्वीकार्यता, यानी निश्चयवाद की जो है जो स्वीकारते थे वो कम हो गया था, और संभववाद की संभावनाओं को नियंत्रित करते हुए, यानी निश्चयवाद की घटती सिंपल में लिखती हूँ लोकप्रियता और संभववाद का जो है संभववाद को जो है अस्पष्ट, यानी संभववाद में ये कहा गया था कि मानव के पास छांट है। छांट की भी एक सीमा ही होती है। क्योंकि छांट कब करते हैं, हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन होते तो उसमें से हम किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं। तो इसमें संभववाद में क्या कहा गया था कि संभववाद को उन्होंने अच्छे से स्पष्ट नहीं किया था, या अस्पष्टता। इसकी संभववाद की अस्पष्टता के कारण इन दोनों के बीच का मार्ग निकाला गया, जिसे कहा गया नवनिश्चयवाद। ठीक है, और ये जो ग्रिफिथ टेलर थे वो कहाँ के थे? वो ऑस्ट्रेलिया के थे। और तो ये विचारधारा कहाँ की है? ऑस्ट्रेलियन विचारधारा। ठीक है, ये विचारधारा कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन विचारधारा है। और इस विचारधारा में क्या कहा गया था कि ना तो प्रकृति प्रबल है, ठीक है, ना तो प्रकृति ही प्रबल है और ना ही मनुष्य प्रकृति का विजेता, और ना ही मनुष्य
प्रकृति का विजेता। दोनों को ही नकार दिया गया, ये निश्चयवाद है, ये संभववाद है। इन दोनों के मध्य में एक और नया रास्ता निकाला जिसको कहा गया क्रियात्मक संबंध। क्रियात्मक संबंध यानी इसमें ये कहा गया कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक क्रियात्मक संबंध है। मनुष्य जो है प्रकृति पर कार्य करता है और उस कार्य के द्वारा वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और प्रकृति को प्रयोग में लेता है। ठीक है। और साथ में टेलर ने एक बात और कही कि मनुष्य कभी भी प्रकृति से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य प्रकृति से कभी पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। ये शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम बात करें कि प्रकृति पर हम नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक बात कहूँ कि कमरे में गर्मी थी, हमने पंखा चलाया या एसी चलाया और क्या किया, कमरे को ठंडा कर लिया। तो एक निश्चित सीमा तक ही हमने उसको ठंडा किया, उसके बाद क्या होगा, उससे आगे जाओगे तो प्रकृति का प्रकोप दिखाई देगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है ग्रिफिथ टेलर ने कि मनुष्य प्रकृति से कभी पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है, वो प्रकृति के प्रभाव में रहेगा, एक सीमा तक वो उसको नियंत्रित कर सकता है। इस बात को वो स्वीकारते थे। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्रियात्मक संबंध है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो मनुष्य आर्थिक क्रिया करता है वो किस पे करता है? प्रकृति पर। जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो किस पे होती हैं? प्रकृति पर होती हैं। और आर्थिक विकास की तीव्रता भी किस पे निर्भर करती है? आर्थिक विकास की तीव्रता भी प्रकृति पर। अब ये कैसे है ये मैं बताती हूँ कि जितने हमारे पास प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, उन संसाधनों का हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही अधिक आर्थिक विकास होगा। ठीक है। अब मैं एक बात कहूँ कि तुम लोगों को ये पता होगा कि सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, वहाँ पर जो है उन क्षेत्रों में क्या कंडीशन है कि पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, लेकिन उन रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी वहाँ पर विकास की संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि बहुत महंगा खनिज जो पेट्रोलियम है वो वहाँ मिलता है। तो आर्थिक विकास किस पर निर्भर हो गया? हमारा प्रकृति पर निर्भर हो गया, और प्रकृति ही आर्थिक विकास को नियंत्रित करती है। ठीक है, क्लियर है। अब जो आर्थिक विकास की गति तीव्रता किस प्रकृति पर निर्भर है? आर्थिक विकास मंद भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है। ये किसके हाथ में है? ये मानव के हाथ में है। यानी संभावनाएं हैं, उसके बावजूद अगर मानव विकास नहीं करता है तो इस जगह कहाँ पे हो जाएगा? मानव। ठीक है। तो जो आर्थिक विकास की तीव्रता या जो हमारा आर्थिक विकास है उसकी तीव्रता या मंद गति किस पे निर्भर करती है? मानव पर। कि मानव कितनी गति, कितनी चातुर्य से, कितनी बुद्धिमत्ता से कितना विकास कर पाता है उन संसाधनों का प्रयोग करके। ये सब चीजें आती हैं संभववाद के लिए मुख्य रूप से। ठीक है। और एक शब्द आता है मानव जो है उन दशाओं से कभी विचलित नहीं हो सकता जो प्रगति दिशाएं प्राकृतिक पर्यावरण ने निश्चित की हैं। यानी मानव जो है उन दशाओं से, मानव उन दशाओं से
कभी विचलित नहीं हो सकता। जो प्रकृति ने दी है। इसका मतलब कि मानव को जो भी दशाएं दी, जो भी कंडीशन दी है, उसमें जो है अगर हम बात करें तो प्रकृति ही प्रबल रहेगी। मानव उन प्राकृतिक दशाओं में ही छांट कर सकता है। ये है हमारा नव निश्चयवाद। क्लियर है? थैंक यू।